नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन। आप देख रहे हैं देश का सवाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और फैसला तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के हक में आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को इद्दत के बाद भी दूसरी शादी होने तक या जीवन भर पूर्व शौहर से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। इसका मतलब यह होगा कि अब इद्दत अवधि यानी केवल 3.5 महीने ही नहीं बल्कि जीवन भर गुजारा भत्ता मिलने से तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी दोजख बन सकेगी। एक तो तलाक का आजीवन दर्द महिलाओं के जीवन भर झेलना ही पड़ता है, ऊपर से अगर महिला कम पढ़ी लिखी हो या किसी कारणवश खुद कमाने लायक ना हो तो फिर पाई पाई को मोहताज हो जाती है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से बड़ा बदलाव आएगा। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं अब इद्दत तक गुजारा भत्ता के खिलाफ आवाज उठा सकेंगी और शरीयत की मनमानी पर रोक लग सकेगी, क्योंकि मुस्लिम जानकारों के मुताबिक शरीयत में इद्दत अवधि के बाद गुजारा भत्ता लेना या देना हराम यानी अवैध है। शरीयत में मुस्लिम महिलाओं को पुरुष के बराबर का अधिकार नहीं है। जानकार मानते हैं कि आज देश में कॉमन सिविल कोड की सख्त जरूरत है। एक देश एक नियम लागू होगा तो धार्मिक विषमताएं भी खत्म होंगी। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है, सीधे गेस्ट का रुख करेंगे। हमारे साथ यासिर जिलानी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ रहे हैं, अंबर जैदी मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर शमीना बेगम 3 तलाक पीड़िता और सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर हमारे साथ हैं, सैयद जवाद स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और रोही भट्ट मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। यासिर भाई, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। ट्रिपल तलाक की आप बात करिए, सरकार ने खत्म कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, हालांकि हम मान के चल रहे हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा ही होगा, लेकिन यह एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें अगर तलाक होता है तो उसके बाद जो मेंटेनेंस का क्लॉज है, जो हर जगह होता है, वो क्लॉज आजीवन रहेगा। डिपेंड करता है कितना होगा, वो आय के ऊपर निर्धारित होगा। लेकिन जो अब तक सिर्फ इद्दत थी 3.5 महीने की, उसके ऊपर का ये है। लोग कह रहे हैं ये सीधे सीधे शरीयत पर आघात। देखिए, ये ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले को एक्सेप्ट करके मुझे लगता है कि समाज के हमारे जो कौम के लोग हैं उनमें खुशी का इजहार करने का और कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को धन्यवाद करने का वक्त। इस पे किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी अगर लोग कर रहे हैं तो वो अपने आने वाले जनरेशन के मुस्तकबिल के साथ, यानी जो आने वाला भविष्य है उसके साथ वो खिलवाड़ करेंगे। मुझे कोई इसमें कहने में गुरेज नहीं है टंडन जी कि मतलब मौलाना क्या कह रहे हैं, मुफ्ती हमारे क्या कह रहे हैं। हमें ये देखना है कि हमारी बहन की सिक्योरिटी हमारी अदालत ने कैसे बरकरार रखी है। जाहिदा खातून जो याचिका करता थी उनको मैं सलाम करूंगा, उन्हीं की याचिका पे ये ऐतिहासिक ऑब्जर्वेशन और टिप्पणी हाईकोर्ट इलाहाबाद ने दी है। ये यकीन माने कि ये इससे जो जजमेंट है, जो नजीर सामने आया है, ये उस जजमेंट को के सामने बहुत बड़ा है जब हमारी एक बहन शाहबानो अपने केस में गई थी पहली बार, और उस वक्त की कम इच्छा शक्ति वाली सरकार ने भी सपोर्ट नहीं किया और उनके फैसले को पलट के उनके खिलाफ फैसला सुनाया गया था। तो इस पे मुझे लगता है कि जो लोग आगे को बढ़ेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे, शरीयत की बात लाएंगे, उन्हें सोचना चाहिए कि हमारी बहनों के हक में अगर एक फैसला आया है, जो आने वाले तमाम बहुत सारे ऐसे केसेस लगे हुए हैं जो मेरे पास हैं, मेरे फेलो पैनलिस्ट जो औरतों के लिए जमीन में काम करती हैं, बहुत सारी जो एक हैं अंबर जैदी जैसी जो महिला एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने बहुत काम किया है। ठीक है। आप यकीन करें कि इसमें तमाम समाज, सुबह से मैंने जब ये फैसला के लिए डिबेट आया था, मैंने लोगों से बात करी कि मैं इस पे अपनी क्या राय रखूं, क्योंकि आजकल लोग बहुत कंसर्न्ड होके चीजों को सुनते और देखते हैं, अपनी राय कायम करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस पे तमाम हमारे कौम के लोग एक मत हो और इस फैसले पे खड़े रहें, क्योंकि आज एक और फैसला, मैं उससे चर्चा नहीं करना चाहूंगा। एक और फैसला आया है जो नजीर पेश किया है, जिसने अगर
अदालत के फैसले पे सवाल उठाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी सामने हैं उनके जिस पे सवाल खड़ा हो जाए। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। आ रहा हूं यासिर भाई। जवाद भाई, यासिर साहब कह रहे हैं कि साहब महिलाओं के लिए, बहनों के लिए ट्रिपल तलाक के बाद यह भी एक लैंडमार्क जजमेंट है। फिर कहूंगा ओपन है, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा मामला। नहीं बिल्कुल, लेकिन अगर मेंटेनेंस क्लॉज हर जगह होता है और यहां पर भी इद्दत के आगे मेंटेनेंस क्लॉज आजीवन रखा जाए तो इसमें गलत क्या है? नहीं देखिए, अभी यासिर भाई जो हैं महिलाओं की हक और हकूक की बात कर रहे थे, और आज ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी आपने देखा हल्द्वानी वाला केस को किस तरीके से आप देखिए स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और वो महिलाएं बच्चे अपने हक और हकूक के लिए लड़ रहे थे, लेकिन यासिर साहब की पार्टी के लोग जो हैं उस फैसले का बड़ा स्वागत कर रहे थे। अब इद्दत तक गुजारा भत्ता के खिलाफ आवाज उठा सकेंगे और शरीयत की मनमानी पर रोक लग सकेगी, क्योंकि मुस्लिम जानकारों के मुताबिक शरीयत में इद्दत अवधि के बाद गुजारा भत्ता लेना या देना हराम यानी अवैध है। शरीयत में मुस्लिम महिलाओं को पुरुष के बराबर का अधिकार नहीं है। जानकार मानते हैं कि आज देश में कॉमन सिविल कोड की सख्त जरूरत है। एक देश एक नियम लागू होगा तो धार्मिक विषमताएं भी खत्म होंगी। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है, सीधे गेस्ट का रुख करेंगे। हमारे साथ यासिर जिलानी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ रहे हैं, अंबर जैदी मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर शमीना बेगम 3 तलाक पीड़िता और सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर हमारे साथ हैं, सैयद जवाद स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और रोहित भट्ट मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। यासिर भाई, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। ट्रिपल तलाक की आप बात करिए, सरकार ने खत्म कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, हालांकि हम मान के चल रहे हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा ही होगा, लेकिन यह एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें अगर तलाक होता है तो उसके बाद जो मेंटेनेंस का क्लॉज है, जो हर जगह होता है, वो क्लॉज आजीवन रहेगा। डिपेंड करता है कितना होगा, वो आय के ऊपर निर्धारित होगा। लेकिन जो अब तक सिर्फ इद्दत थी 3.5 महीने की, उसके ऊपर का ये है। लोग कह रहे हैं ये सीधे सीधे शरीयत पर आघात। देखिए, ये ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले को एक्सेप्ट करके मुझे लगता है कि समाज के, हमारे जो कौम के लोग हैं, उनमें खुशी का इजहार करने का और कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को धन्यवाद करने का वक्त। इस पे किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी अगर लोग कर रहे हैं तो वो अपने आने वाले जनरेशन के मुस्तकबिल के साथ, यानी जो आने वाला भविष्य है, उसके साथ वो खिलवाड़ करेंगे। मुझे कोई इसमें कहने में गुरेज नहीं है टंडन जी कि मतलब मौलाना क्या कह रहे हैं, मुफ्ती हमारे क्या कह रहे हैं। हमें ये देखना है कि हमारी बहन की सिक्योरिटी हमारी अदालत ने कैसे बरकरार रखी है। जाहिदा खातून जो याचिका करता थी, उनको मैं सलाम करूंगा, उन्हीं की याचिका पे ये ऐतिहासिक ऑब्जर्वेशन और टिप्पणी हाईकोर्ट इलाहाबाद ने दी है। यकीन माने कि ये इससे जो जजमेंट है, जो नजीर सामने आया है, ये उस जजमेंट को के सामने बहुत बड़ा है जब हमारी एक बहन शाहबानो अपने केस में गई थी पहली बार, और उस वक्त की कम इच्छा शक्ति वाली सरकार ने भी सपोर्ट नहीं किया और उनके फैसले को पलट के उनके खिलाफ फैसला सुनाया गया था। तो इस पे मुझे लगता है कि जो लोग आगे को बढ़ेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे, शरीयत की बात लाएंगे, उन्हें सोचना चाहिए कि हमारी बहनों के हक में अगर एक फैसला आया है, जो आने वाले तमाम बहुत सारे ऐसे केसेस लगे हुए हैं जो मेरे पास हैं, मेरे फेलो पैनलिस्ट जो औरतों के लिए जमीन में काम करती हैं, बहुत सारी जो एक हैं अंबर जैदी जैसी जो महिला एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने बहुत काम किया है। ठीक है। आप यकीन करें कि इसमें तमाम समाज, सुबह से मैंने जब ये फैसला के लिए डिबेट आया था, मैंने लोगों से बात करी कि मैं इस पे अपनी क्या राय रखूं, क्योंकि आजकल लोग बहुत कंसर्न होके चीजों को सुनते और देखते हैं, अपनी राय कायम करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस पे तमाम हमारे कौम के लोग एक मत हो और इस फैसले पे खड़े रहें, क्योंकि आज एक और फैसला, मैं उससे चर्चा नहीं करना चाहूंगा। एक और फैसला आया है जो नजीर पेश किया है, जिसने अगर
अदालत के फैसले पे सवाल उठाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी सामने हैं उनके जिस पे सवाल खड़ा हो जाए। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। आ रहा हूं यासिर भाई। जवाद भाई, यासिर साहब कह रहे हैं कि साहब महिलाओं के लिए, बहनों के लिए ट्रिपल तलाक के बाद यह भी एक लैंडमार्क जजमेंट है। फिर कहूंगा ओपन है, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा मामला। नहीं बिल्कुल, लेकिन अगर मेंटेनेंस क्लॉज हर जगह होता है और यहां पर भी इद्दत के आगे मेंटेनेंस क्लॉज आजीवन रखा जाए तो इसमें गलत क्या है? नहीं देखिए, अभी यासिर भाई जो हैं महिलाओं की हक और हकूक की बात कर रहे थे और आज ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी आपने देखा हल्द्वानी वाला केस को किस तरीके से आप देखिए स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और वो महिलाएं बच्चे अपने हक और हकूक के लिए लड़ रहे थे, लेकिन यासिर साहब की पार्टी के लोग जो हैं उस फैसले का बड़ा स्वागत कर रहे थे। इसी तरीके से देखिए क्या है, शरीयत की जहां तक बात आती है, हमारे यहाँ शादी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। जब आप शादी करते हैं खास तौर से मुसलमानों के अंदर, तो महर की रकम जो है वो एक तय करी जाती है। उस महर की रकम को तय करके जो हमारे यहाँ शादी एक कॉन्ट्रैक्ट बताई गई है, जन्मों जन्मों का साथ नहीं है हमारे यहाँ। समझिए इस चीज की गहराई को। हमारे यहाँ उसी दिन जिस वक्त निकाह होता है उसी के साथ साथ खास तौर से लड़की का बाप लड़की के लिए एक सिक्योरिटी जो अमाउंट हम लोग महर कहते हैं उसको तय करता है, ठीक है, और वो उसको देना उसका हक होता है, ठीक है, और वो जरूरी भी होता है, लाजमी होता है। अब आप ये मुझको बताइए, इस फैसले के अंदर एक तरफ तो बड़े हक और हकूक की बात यासिर साहब कह रहे हैं, एक तरफ एक सर्विसमैन 30 साल 35 साल सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अपनी जो है जिंदगी गुजारता है, लेकिन जब उसको पेंशन देने की बात आती है तो उसको पेंशन नहीं दी जाती है जिस तरीके से यासिर साहब यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन ये मुद्दे को भटका रहे हैं। नहीं, मुद्दे को भटका नहीं रहे, मुद्दे पर ला रहे हैं। आप मुद्दे को भटकाने पे नहीं, मुद्दे पर ला रहे हैं यासिर साहब। अब मैं आपके बीच नहीं बोला, पूरी बात सुनिए। आप महिलाओं के जब हक और हकूक की बात आती है तो आप सिलेक्टिव हो जाते हैं। आप अगर सिलेक्टिव हो जाते हैं। यासिर भाई एक मिनट, जवाब भाई एक मिनट आ रहा हूं, क्यों ना महिला से ही पूछ ले। अंबर जैदी जी हमारे साथ। अंबर जैदी जी, जवाद भाई का ये कहना है कि अगर मेहर की रकम पहले तय हो गई और शरीयत इद्दत की इजाजत देता है तो आज ये क्लॉज आप क्यों मानेंगे और ये शरीयत का सीधे सीधे उल्लंघन होगा? अंबर जैदी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर लोकतंत्र ने संविधान के तहत हर एक महिला, पुरुष, धर्म और जाति के लोगों को समान अधिकार मिले हुए। अगर अब संविधान की, लोकतंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम क्या सब ही धर्म और जाति के लोगों को, महिला और पुरुषों को क्या समान ट्रीट कर रहे हैं। वो देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर आज भी आर्टिकल 21 होने के बावजूद भी महिलाओं को, उनके मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार बराबरी से मिले हुए नहीं है। अगर आप मुस्लिम महिलाओं की या मुसलमानों की शादी की बात करते हैं तो मैं बिल्कुल मानती हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट में तो टर्म कोई भी रखी जा सकती है, कोई किसी भी तरह की कंडीशंस रखी जा सकती है, तो फिर एक पार्टी के पूरे टर्म्स को क्यों डिक्लाइन किया जाता है? और दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि जो ये मेहर है वो महिला की सिक्योरिटी होता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेहर सिर्फ और सिर्फ एक वेडिंग गिफ्ट होता है इस्लामिक नजरिए से, जो कि शौहर को निकाह से पहले अपनी बीवी को एक वेडिंग गिफ्ट के रूप में दिया जा सकता है। हाँ, वो हैसियत के हिसाब से, बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से तोहफा देता है अपने जो भी उनके करीबी होते हैं, चाहने वाले होते हैं, और क्योंकि एक बीवी उसकी जिंदगी में आ रही होती है तो एक वेलकमिंग वेडिंग गिफ्ट होता है। तो उसको आप ये ना कहिए कि महिलाओं की नहीं होता है कि कितनी रकम बांधी जाएगी और महिलाओं की सिक्योरिटी। अंबर, वो सिक्योरिटी के अंदर बाकायदा तय होता है निकाह के अंदर 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। नहीं, ये गलत आप बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। आप अपने दिल पे हाथ रखकर जरा सोचिए कि आप अपनी बहन का सिर्फ और सिर्फ सौदा इस बात पे करेंगे कि उसको 50,000 रुपए की हक मेहर मिलेगी और कल उसकी सिक्योरिटी का कोई गारंटी नहीं है। आप जरा, हर किसी के साथ बहन और बेटियां जुड़ी हुई हैं, और हम जब संविधान ने बराबरी का हक दिया, आपको तो सीआरपीसी में बराबरी संविधान के तहत चाहिए, हमें हमारे अधिकार बिल्कुल नीचे। किसने रोका है? किसने रोका है? मर्दों के साथ जुल्म और ज्यादती क्यों होगी? दीजिए ना, संविधान बराबर का हक की बात होगी तो ये जाति मर्दों के साथ क्यों है? के लिए तो ये जाति मर्दों के साथ हो जाएगी। लेकिन जवाब भाई जो बात आपने कही थी, एक मिनट अंबर जी, एक मिनट अंबर जैदी जी, एक मिनट में आ रहा हूं। जवाब भाई जो बात आपने कही थी, आपने कहा वो एक सिक्योरिटी होगी मेहर की रकम, लेकिन वो सिक्योरिटी नहीं है। अंबर जैदी जी कह रही है वो तो एक गिफ्ट है, की बात करते हैं तो फिर शौहर की तरफ से एक गिफ्ट है, गिफ्ट अलग है। एक मिनट आ रहा हूं अंबर जी,
अंबर जैदी जी एक मिनट आ रहा हूं, गिफ्ट होता है। अंबर जी एक मिनट आ रहा हूं, अंबर जैदी जी 1 मिनट में आ रहा हूं, 1 मिनट। जवाद भाई थोड़ी क्लैरिटी दे दीजिए जी। मेहर की जो रकम है वो गिफ्ट है या सिक्योरिटी है? नहीं देखिए, अब थोड़ा सा इस मसले को समझिएगा। जब भी कोई गिफ्ट, अब मैं अगर गिफ्ट दे रहा हूं तो मैं गिफ्ट बगैर बताए कितने का भी दे सकता हूं, लेकिन महर के अंदर बाकायदा राशि तय होती है कि इतने रुपए, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए सिक्के राजुल वक्त मैं जो हूं बाकायदा महर के अंदर। चलिए मान गया, जब निकाह जवाब भाई आपकी बात मान गया, मैं आपकी बात मान गया। अब इसमें एक मेरा सेकेंडरी सवाल आ रहा हूं, अंबर जैदी जी यार, सेकेंडरी सवाल आ रहा हूं। मान लीजिए 5 लाख रुपए तय हो गए, 4 साल शादी चली, खुदा ना खास्ता उसके बाद तलाक हो गया और 2 बच्चे हैं, तो क्या वो 5 लाख में एक मुस्लिम महिला 2 बच्चों का जीवन पालन ताउम्र कर सकती है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल करा, अब इसका जवाब भी लीजिए। बहुत अच्छा सवाल करा। 5 लाख तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी रकम बता रहे हैं। मेरे से सवाल है, आपका नाम सैयद जवाद नहीं। 1 मिनट आ रहा हूं अंबर जी, अंबर जैदी जी 1 मिनट आ रहा हूं, जस्ट जवाब भाई दे दे, आपके पास आ रहा है। मेरा नाम जो आप बहुत अगर अच्छा है। पूछ रहे हैं तो सुनिए, बालिग लड़का और लड़की जब तक नहीं होगा तो परवरिश खास तौर से वालिद के पास, और प्रॉपर्टी में वालिद की प्रॉपर्टी में बेटी का भी हिस्सा होगा तलाक के बाद भी, अगर तलाक हो गए, और बेटे का भी हिस्सा होगा, पूरा होगा जिस हिसाब से होता है, भले ही दूसरे से शादी कर ले। अब आप इस चीज को घुमा करके अगर देखेंगे, जिस लड़की से तलाक हो चुकी है अगर उससे बच्चा है, बेटा है, तो भी अगर तलाक हो गई है उसके बावजूद भी उसका हक है, और बेटी है तो उस बेटी का भी उस वालिद की प्रॉपर्टी में हक है। अंबर जैदी जी रिप्लाई कर दीजिए, और वो जो महर की रकम है वो भी अदा करना है। ठीक है, अंबर जैदी जी। शमीना जी आ रहा हूं आपके पास, और रूही भट्ट भी जुड़ गई। आ रहा हूं। बात सच है कि आपने 5 लाख, जी 5 लाख आप बहुत बड़ी रकम आपने रख दी। 30,000, 25,000, 50,000 जैसी रकम पर मुस्लिम लड़कियों के निकाह होते हैं और उसके बाद उनको चलता करके खड़ा कर दिया जाता है। वो तो लड़की का वालिद भी होता है ना, उनको 3 बार तलाक में लड़की का वालिद भी खड़ा होता है। हाँ, तो यही मैं कह रही हूँ। हाँ, तो आप सब लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है कि लड़की के वालिद को मैं छोड़ रही हूँ। 200, वो लोग जो 300, बेटी की 500, 2,000 की बात नहीं करते, आप क्यों महिलाओं के अधिकारों को इग्नोर करते हैं? क्यों आप इतने सालों से महिलाओं के साथ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? उसमें हर एक शामिल है। आ रहा हूं जिलानी साहब, आ रहा हूं। मौलाना बाप हो या ससुराल वाले, आपको कबूल है, अगर आप कहते हैं हाँ मुझे कबूल है तभी निकाह होता है। गलत कर रहे हैं ना, हाँ, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, हर एक स्टेज पे गलत हो रहा है। जो अधिकार इस्लाम ने दिए ना, आप लोगों ने अपनी सत्ता बनाई हुई है ना, आप लोग महिलाओं को उनके अधिकार लेने कहाँ देते हैं, कहाँ उनको आगे जाने देते हैं? आप जायदाद के हक की बात कर रहे हैं कि क्या जायदाद में हक बेटियों को नहीं दिया गया? सबसे पहले अगर हक दिया गया है जायदाद के अंदर, नहीं मिलता, तो मुसलमानों के अंदर दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? पेपर्स पे मुसलमानों के अंदर हक नहीं दिया जाता है। बेटियों को हक तो सबसे पहले जो है, अरे वो मत होइए, आप शरीयत के अकॉर्डिंग बताइए ना कि शरीयत में महिलाओं को हक दिया गया या नहीं दिया गया। दूसरा हक जहाँ पे दे रहे होते हैं ना मेहर, अरे देने ना देने की बात नहीं है, आप माने या ना माने, ऐसे तो कत्ल करना खास तौर से अपनी अकॉर्डिंग जुर्म है। अगर कोई कत्ल करता है तो उसके लिए सजा है, तो क्या कत्ल होना देश के अंदर रुक गए? आप लॉ माने या ना माने, शरीयत माने या ना माने, वो आप पर डिपेंड करता है ना। लेकिन आप कहें कि शरीयत के अंदर हक और हकूक नहीं दिए गए औरतों को, तो सबसे ज्यादा हक जो है वो शरीयत के अंदर दिए गए। आप नहीं मानते तो मैं उसको आपके ऊपर जबरदस्ती थोप नहीं सकता, लेकिन अगर कोई आप बात करेंगे हक और हकूक की, तो हक और हकूक दिए जाते हैं। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। एक बार हमारे साथ शमीना बेगम और रोही भट्ट जी भी है, एक बार रोही भट्ट जी के पास आ रहा हूं, और भारतीय संविधान के तहत आ रहा हूं। अंबर जैदी जी आ रहा हूं, एक बार रोही भट्ट और शमीना जी को। रोही भट्ट जी, ये 2 चीजें हैं। पहला, जो मुस्लिम महिला है तलाक के बाद जीवन यापन कैसे हो, बच्चों को पढ़ाए लिखाएं कैसे, परवरिश कैसे करें, एक तरफ वो एंगल है। एक तरफ शरीयत खड़ा है जो कहता है शादी कॉन्ट्रैक्ट है और इद्दत 3.5 महीने की होनी चाहिए। तो क्या यह आघात है शरीयत पर? पहला। दूसरा, अगर महिला को उसका अधिकार मिल रहा है तो इसमें गलत क्या है? अगर हम अधिकार की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो कानून निकलते हैं ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं होने चाहिए, ये फिर सारे कम्युनिटीज के लिए, चाहे हम हिंदू की बात करें, मुसलमान की बात करें, सिख की बात करें, ईसाई की बात करें, सबके लिए होने चाहिए। रही बात हमारे इस्लाम की, हमारा इस्लाम जो धर्म है ना, उन्होंने एक औरत को इतनी इज्जत दी है जो कि आज तक किसी भी मजहब ने नहीं दी है। जो हकूक, जो हक एक इस्लाम ने एक औरत को दिए है ना, वो हकूक, वो हक किसी भी मजहब ने आज तक एक औरत को नहीं दिए है।
रही बात तलाक की, तलाक के बाद जो बच्चे होते हैं ना, वो जाहिर सी बात है कि वो बाप के साथ होते हैं। तो जैसे कि एक कानून निकला है कि तलाक के बाद भी एक मर्द जो है कि वो एक औरत के जो उसकी जरूरत चीजें हैं, वो उसका खर्चा है, वो उसको देता रहे। ये कौन सी गारंटी है कि जो तलाक ले एक औरत एक मर्द से तलाक लेगी कि वो कल दूसरी शादी नहीं करेगी? जब वो कल दूसरी शादी करेगी, जो जिससे उसने तलाक लिया है, कि वो कैसे उसके हक हुकूक दिए। सबसे पहली बात कि हमारे ऊपर जो दुनिया के कानून है ना, सबसे पहले हमारे ऊपर जो इस्लाम के कानून है, कुरान में लिखा है, हमारे हदीस में लिखा है, हम पहले वो मानते हैं, उसके बाद दुनिया के कानून है। उसके बाद जो दुनिया के कानून आते हैं वो फिर सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं होने चाहिए। ठीक है शमीना जी, एक बार आप रिप्लाई कर दीजिए। वो कह रही जो इस्लाम के कानून है और जो शरीयत के कानून है, पहले हम उसको मानेंगे, उसके बाद किसी कानून को मानेंगे। तो रूही जी बताइए, मर्द औरत को तलाक देकर 5-6 बच्चे जो पीछे लगा देता है, उसको कौन पालेगा, उसका खर्चा कौन करेगा, ये तो बताएं जरा। चलिए औरत ने दूसरी शादी कर ली, वो कर लेगी कभी फ्यूचर में, जरूरी नहीं कि दूसरी शादी हो, कौन करता है। मैम कुछ ऑडियो में दिक्कत है, मैं दोबारा आऊंगा। अंबर जी एक बार आप रिप्लाई कर दीजिए। आ रहा हूँ, जवाब में आ रहा हूँ। अंबर जी आ रहा हूँ। जिलानी साहब 1 सेकंड में आ गया। अंबर जी एक बार आप रिप्लाई कर दीजिए। ये कह रही साहब इस्लाम और शरीयत ऊपर है, सबसे ऊपर है, इसके ऊपर हम किसी कानून को नहीं मानेंगे। देखिए मुझे बड़ी खुशी होती, मुझे अफसोस हो रहा है कि हमारी बहन को ना तो शरीयत के बारे में पता है, ना ही भारतीय कानून के बारे में। अगर दूसरे धर्मों की बात करें, जो हमारे हिंदू विवाह अधिनियम है उसके तहत गुजारा भत्ता मिलता है अगर कोई महिला तलाक लेती है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाह रही थी। लेकिन अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, शरई कानून की बात करते हैं, तो एक मर्द पर वाजिब होता है कि जब तक एक औरत दूसरी शादी ना करे। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, थोड़ी तमीज के साथ रहिए और मेरी बात रखने दीजिए। एक बार बात सुन लीजिए, जो बात आपने कही है अंबर जैदी उसका रिप्लाई कर रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जो आपने बात रखी है रोही भट्ट, जो आपने बात रखी है शरीयत और इस्लाम के कानून की, एक बार अंबर जैदी उस पर रिप्लाई करना चाहती है। एक बार आप सुन लीजिए, संतुष्ट नहीं होइएगा तो आप उस पर बोल दीजिएगा। मैं गली मोहल्लों की तरह चीख के चिल्लाती नहीं हूँ, हम यहाँ पर एक तथ्यात्मक बहस कर रहे हैं और मुझे लगता है कि तमीज के साथ बात की जाए। अंबर जैदी मैंने नहीं कहा गलत है, मैंने कहा कि आपको पता नहीं है जानकारी, आपको ना कान खोलकर सुनिए और पेशेंस के साथ बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए। मैं बदतमीज लोगों से, जाहिलों से इंटरेक्ट नहीं करती। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, आपने पहले दिखा दिया कि आपको कितना पता है। आपको ना संविधान का पता है ना शरीयत का पता है। आपसे मोटी मोटी बातें करेंगे, मीठी मीठी, बस इससे ज्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकती है। देखिए संविधान की बात मैंने आपको बता दी, शरीयत की बात करते तो शरीयत में ये है कि जब आप अग्नि बीवी को तलाक दे दें तो उसका खर्चा आप पर है जब तक वो दूसरी शादी ना करे। और दूसरी बात यह है कि बच्चों का खर्चा उसके ऊपर अरे इनको हटाइए। लगता है इनका दिमागी तवाजुन हो गया। ये भी मोदी विरोध में बेचारे ये भूल गए कि महिलाओं के अधिकार की बात हो रही है। नफरत की इंतहा देखिए कि महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की पैसे लेने का काम कश्मीर में होता था। कश्मीरियत के नाम पे आप लोगों को एक्चुअली पता है क्या, सावन के अंधे को ना हरा हरा नजर आता। आप लोगों को ना पैसे लेने की आदत पड़ी हुई है ना, आपको लगता है सब पैसे लेके बोलते हैं हम भारतीय है ना। आप लोगों को पैसे लेने की आदत पड़ी हुई है, जो पैसे लेके काम करते हैं ना, घर घर पॉलिटिशियन पैदा करते हैं पैसे लेने के लालच में, उनको सब पैसे वाले लगते हैं। गलती आपकी नहीं है ना, आपने यही देखा है, यही कर करके आप लोगों ने भारत में आग लगाई है। आप लोगों की यही आदत है और यही पेशा आप लोगों का कि भारत की खाएंगे और भारत की बचाएंगे। नहीं चलने वाला। और भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और भारत की महिलाओं को हर धर्म और जाति के समान अधिकार मिलेंगे। आप लोगों का तमाशा डोल अब नहीं चलने वाला है। भारत संविधान से चलेगा और संविधान के तहत हर एक महिला को बराबर का अधिकार मिलेगा। आप लोग अच्छा तो फिर जाके आप चले जाइए पाकिस्तान, बहुत नजदीक है बॉर्डर, कूद जाइए ना बॉर्डर पे जाके जंग लगा दीजिए। कहिए तो मैं आपको पीछे से धक्का मार देती हूँ, आप कहिए तो मैं धक्का मार देती हूँ, यहीं से इतनी बड़ी लात मारूंगी ना, वहीं जाके सीधे पाकिस्तान में गिरोगी। मजा आएगा बहुत जब आपको वहां पर ये जबान नहीं चलने दी जाएगी ना, आपको अधिकार नहीं मिलेंगे, तब मजा आएगा। आप लोगों को ना आदत जिलानी साहब ये दो चीजें, पहली हक की लड़ाई है। जिलानी साहब आ रहा हूँ रोहित जी आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ।
यासिर जिलानी साहब, आप ये देखिए, दो लोग हैं, जी जी दोनों ही मुस्लिम पक्ष, थोड़ा ना विजिट करके इसमें कोई हिंदू पक्ष नहीं है। आज आप पूरा पैनल देख लीजिएगा तो मुस्लिम पक्ष ही बैठा है। कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ हिंदू मुसलमान हो। मुस्लिम नहीं है, ये बीजेपी की आ रहा हूँ रोहित जी, आ रहा हूँ रोहित जी, आ रहा हूँ एक बार जाए। यासिर जिलानी साहब बहुत सीनियर प्रवक्ता है। यासिर भाई, ये दो धड़ा है जिसको आप सुन रहे हैं, दोनों धड़े अलग अलग हैं, दोनों ही इस्लाम को मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग है। तो ये जो जजमेंट आया है, इसकी भी यही दो सोचें हैं, एक कानून, दूसरा शरीयत। जी जी, देखिए टंडन जी, अभी मैं सैयद जवाद साहब का जवाब दूंगा। उन्होंने खुद अपनी जो पहला उन्होंने वक्तव्य दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि जो शादी है वो इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट है, और सिक्के रायजुल वक्त की बात कही, 1000, 1500, 2000 लोगों की बात कही, जिसके सामने निकाह कबूल किया जाता है। जो लोग होते हैं, एक भीड़ होती है, एक काजी होते हैं, स्पेशल जो निकाह कराने वाले होते हैं, 2 गवाहियां होती हैं, एक लड़की की तरफ की गवाही होती है, एक लड़के की तरफ की गवाही होती है। मैं जवाद साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने सारी बातें कही, क्या जब तलाक होता है तो वो 1500, 2000 लोगों के मुंह में दही जम जाती? जवाद साहब, वो कहाँ चले जाते हैं? वो काजी साहब कहाँ चले जाते हैं? वो मौलाना कहाँ चले जाते हैं? आप निकाह को समझिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कहके उसे आसान मत कहिए। आप तो इस्लाम के जानकार हैं, मैं तो पॉलिटिकल डिबेटर हूं, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता हूं, लेकिन मैंने भी जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे इदारे से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, इस्लाम को समझा। इस्लाम उदारता का नाम है, उस इस्लाम अमन पसंद नाम है। इस्लाम लोगों में, अभी हमारी एक बहन कह रही थी, एक तरफा बात कर रही थी, लेकिन उनसे पूछिए कि लकुम दीनकुम वली दीन की बात आई है कि नहीं आई है? इस्लाम ने कहा है कि नहीं, अपने मजहब के साथ साथ जो आपके दूसरे मजहब है उनकी उतनी रिस्पेक्ट करें, उतनी इज्जत करें, तो आप उनके लोगों को अलग कर देंगी? नहीं यासिर साहब, हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं, आप पार्टी से बने हुए हैं, हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं। नहीं, हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं, यूं चाह के कोई बेवफा नहीं होता, लेकिन जो चीज सुनिए, जो मैंने जो प्रैक्टिकल बात पूछी है उसका जवाब आपके पास नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए तो मैं दूंगा जवाब। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता थोड़ी ना, मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं पार्टी की लाइन लूंगा। मैं तो हक और सच बयान करूंगा, जो हक और सच की बात होगी मैं उसकी बात करूंगा, और मैं आपको यहाँ सर्टिफिकेट देने नहीं बैठा। बहन ने नजीर पेश कराया है, अदालत ने ऐसा फैसला दिया है, अदालत के आप मर्दों के बड़े हक और हकूक की बात कर रहे थे औरतों की। अभी जब औरतें सड़क के ऊपर हल्द्वानी में बैठी हुई थी, और जब सीए एनआरसी के अंदर औरतें हक और हकूक के इंसाफ की बात कर रही थी, जब ट्रिपल तलाक में जो है औरतें अपने हक और हकूक की बात कर रही थी, तो उनका हक और हकूक नहीं दिखाई दे रहा था। हमने देखा है नहीं, आपको ट्रिपल तलाक के अंदर जिन औरतों ने एहतजाज करा उनका हक और हकूक नहीं देखा। हल्द्वानी के अंदर जो औरतें, जो महिलाएं, जो लड़कियां, जो बच्चियां बैठी हुई थी अपनी तालीम को लेकर के, आज ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या थप्पड़ मारा है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जाकर के स्टे दिया है, नहीं दिया है? आप देखिए हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, नहीं दिया? किस तरीके से आपकी पॉलिटिकल पार्टी मुश्किल धामी सिंह की सरकार, आप अपने लोगों के साथ नहीं खड़े होते, आपका दोहरा रवैया होता है। आपको जब सुप्रीम कोर्ट से, जो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर लताड़ लगाई है, आप उसके बारे में बात नहीं करते। मैं जानता हूँ आपकी मजबूरियां, लेकिन यहाँ पर मसला दूसरा है, यहाँ पर शरीयत का मसला है। अब शरीयत के अंदर हमारे हक और हकूक हमारा संविधान देता है कि हम शरीयत पे चलेंगे नहीं चलेंगे, ये भी तो हमारा संवैधानिक हक है भाई। आप हमसे हमारा संवैधानिक हक कैसे छीन लेंगे? हमारा हक नहीं है संविधान के अंदर। अगर आपको आपके हक दिए गए तो मुझे भी अपने दीन और इस्लाम पर चलने के हक और हकूक दिए गए। आप चाहते हैं अभी यहाँ पर कॉमन सिविल कोर्ट की बात हो रही है साहब, कॉमन सिविल कोर्ट लेकर के आएंगे। अरे आज तक कॉमन सिविल कोर्ट के ऊपर आपका ब्लूप्रिंट क्या है, क्या तैयारी करिए? किसानों का अधिकार दे सकते हैं, न बेरोजगारों का अधिकार दे सकते हैं। आपसे तो हम अधिकार की कोई तवक्को ही नहीं रखते। हमें यकीन है यहाँ की अदालतों के ऊपर, अगर कोई निचली अदालत या हाई कोर्ट की अदालत फैसला देखती है तो जवान पे चले जाएंगे। ठीक है, एक बार अंबर जैदी के पास आ रहा हूं, जवाब भी आ रहा हूं। ठीक है, ये एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी है। एक बार अंबर जैदी जी के पास। अंबर जी, ये
जजमेंट है जी देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का, सुनिएगा बड़े ध्यान से, इसको चैलेंज होगा, आगे क्या होगा हम बात नहीं, हम आज की जजमेंट की बात कर रहे हैं, लैंडमार्क जजमेंट है। लेकिन आपकी जस्ट बगल में रोही भट्ट जी है, वो कह रही साहब हम इस जजमेंट को नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तो बार बार बात फिर आती है घूम फिरकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कि जब एक देश है, एक नागरिक है, तो एक कानून क्यों ना हो। अंबर जैदी, यही तो दुर्भाग्य है, और यही मैंने सबसे स्टार्टिंग में कहा था कि जब एक मिनट जवाब नहीं कंप्लीट कर लेंगे, समान अधिकार है, तो ये अपने आप में, आप लोग बोल रहे थे, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आप कंप्लीट करिए मैडम। मैंने सबसे पहले यही बात की थी कि आर्टिकल बिल्कुल वो ही अपने आप में कॉन्ट्रडिक्ट करता है जब हमारे देश में पर्सनल लॉज का हम प्रावधान देखते हैं, और उन प्रावधान में सिर्फ और सिर्फ जिनके अधिकारों का हनन होता है वो सिर्फ महिलाएं और बच्चे हैं। यहाँ पर बैठकर जवाद साहब कह रहे हैं कि हमें संविधान के तहत हमें अपनी शरिया, अपना दीन फॉलो करने की इजाजत है। बिल्कुल है, आप अपना धर्म फॉलो कीजिए, लेकिन उसके आड़ में आप महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। मैंने आज तक किसी मुसलमान को यह तो नहीं देखा कि क्योंकि मेरे शरीयत में तो यह है कि अगर चोरी हो तो मुसलमान के हाथ काट दिए जाए, महिलाओं के अधिकार, अरे पुरुषों के भी अधिकार है। मुसलमान को ये मानते ही नहीं देखा। पुरुषों से इतनी नफरत क्यों है भाई कि सारे अधिकार महिलाओं को होंगे, पुरुषों के पास अपना अधिकार रखने को कुछ बचेगा नहीं। सारे अधिकार महिलाओं के, सारे अधिकार हम महिलाओं का सम्मान करते हैं कि हम पुरुष हैं कि हमारे अधिकार नहीं होंगे देश के अंदर। सारे अधिकार आप इमोशनल कार्ड खेल करके यहाँ पे चले जाएंगे, इमोशनल से नहीं चलता, इमोशन कार्ड के ऊपर जो है देश नहीं चलता। महिलाओं के अधिकार उनका सम्मान है भाई, लेकिन पुरुषों के भी तो अधिकार होंगे कोई। आप पुरुषों के अधिकार के खिलाफ क्यों है? देश के अंदर से महिलाओं के अधिकार होंगे, हम पुरुषों के अधिकार क्या होंगे? हमको तो ऐसा नजरिया पेश कर दिया गया है पुरुषों को कि पुरुष जो है जालिम होते हैं। अगर आपको ये महसूस होता है पुरुष जो है जालिम होते हैं, पुरुष ही महिलाओं के ऊपर जुल्म और जाती जबरदस्ती करते हैं, तो भैया इस पूरी दुनिया का ब्रह्मांड का सिस्टम चेंज कर दीजिए, उठा करके सिर्फ महिलाओं का हक और हकूक दे दीजिए, तो पुरुषों के हक और हकूक कहाँ चले जाएंगे? एक पुरुष जो है सारी जिंदगी मेहनत करे, बच्चे का भी ख्याल रखे। ये जो आपने कहा साहब हम शरीयत को मानते हैं और किसी कानून को नहीं मानते, एक मिनट आ रहा हूं जवाब रोही के पास, आ रहा हूं अंबर, आ रहा हूं एक बार रोही भट्ट के पास। रोही, ये जो बात आपने कही कि साहब हम सिर्फ शरीयत इस्लाम वाले कानून को ही मानते हैं, तो बार बार इस बात का जिक्र आता है जो मैंने जवाद भाई से पूछा यूनिफॉर्म सिविल कोड का, कहा जब ये देश है, हाई कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है, तो क्या यहां का हर नागरिक उसका सम्मान नहीं करेगा? रोही, सबसे पहले मैं एक बात बोलूं कि मैं जब बोलूंगी ना तो प्लीज मेरे बीच में कोई ना बोले, क्योंकि मैंने भी किसी के बीच में नहीं बोला है। आप बोलिए। रही बात कानून की, तो कानून सिर्फ मैं अभी फिर से ये दोहराऊंगी कि कानून सबके लिए है। हाँ। उस मैडम को पहले चुप करा दीजिए। नहीं, वो नहीं बोली, अंबर नहीं बोली, आप अपना वक्तव्य पूरा करिए। बिल्कुल बिल्कुल। रही बात कानून की, कानून सबके लिए। हर बार मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको हर बार कभी हिजाब से दिक्कत होती है, कभी ट्रिपल तलाक से दिक्कत होती है, अब इनको तलाक के बाद जो खर्चा दे रहे हैं उससे दिक्कत होती है। ये हर बार मुसलमानों को भी टारगेट क्यों कर रही है? ये बोल रहे हैं हर बात पे कि मुसलमान औरतों को हक नहीं है, हुकूक नहीं है, उन्हें जीने नहीं दे रहे, उन पे थोपा जा रहा है। कुछ थोपा नहीं जा रहा है। जब निकाह होते, इससे पहले भी एक भाई ने बोला है कि उस टाइम पे कबूल करने के टाइम पे हजारों लोग होते हैं, लेकिन फिर जब तलाक होते कि वो हजारों लोग कहाँ चले जाते हैं। मैं सबसे पहले बार एक क्लियर करना चाहती हूँ कि जो निकाह होता है ना वो 2 लोगों के बीच में होते हैं, उन 1000 लोगों के बीच में नहीं होते। ये 1000 लोग सिर्फ मुसलमानों की शादी में नहीं होते, ये 1000 लोग हर एक के शादी में होते हैं। तो 2 लोगों के बीच में जो निकाह होता है वो रिश्ता बनता है 2 लोगों के बीच में। अगर उस रिश्ते में कोई दरार आए तो वो 1000 लोग उन 2 लोगों को आपस में जुड़े रखने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती है। रही बात फिर तलाक की, शरिया को भी समझना होगा, इस्लामिक लॉ को भी समझना होगा, फक़ह को भी समझना होगा, इस्लाम को जानना होगा, तब जाके ये बात ये इंसाफ कर पाएंगी। इन्हें इनके बीच में बोलना पड़ेगा, मजबूरी है, इनको बोलना पड़ेगा। मजबूरी नहीं, आपको मजबूरी है। अरे मेरी कोई मजबूरी है, ठीक है, आपकी क्या मजबूरी है? अगर मैं बताने लगूं नहीं आप लोगों की क्या मजबूरी है? अगर मैं बताने लगूं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपके जो चचा ने आपके मामू की जमीन, सुनिए तो सही, आपके जो चचा ने आपके मामू की जमीन हड़प ली, कौन सा शरिया लॉ लगा दिया आपने? कौन सी शरिया लॉ लगा दिया? ये बताइए। बांदीपुरा के
अनंतनाग में जो आपके चचा हैं अपने मामों की जमीन भाई, मुसलमानों के अधिकारों की आपको बड़ी चिंता हो रही है, देख करके बड़ा खुशी हुई मुझे। गए कि नहीं गए? तो आप बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट क्यों घटा रही है? मौलाना आजाद स्कॉलरशिप क्यों खत्म करी जा रही है? समझो, महिलाओं के अधिकार की तो आप बात कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की, लेकिन दूसरी आप जो है ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट मत जाइए। आपका स्टैंड ही नहीं क्लियर है। अभी आप कह रहे थे कॉमन सिविल कोड, अंबर भी कह रही थी कॉमन सिविल कोड, तो कॉमन सिविल कोड कहाँ लेकर के आएंगे? कोई ब्लूप्रिंट है? 556 रियासतों को मिला करके भारत जैसा मुल्क बनाया गया, यहाँ तरह तरह के खाने, तरह तरह के पहनावे, तरह तरह के जो है हर जगह का कानून जो है वो हर जगह। तो कॉमन सिविल कोड का मतलब ये होता है यासिर भाई, पूरे देश में एक देश एक विधान और एक संविधान की बात। अच्छा, मुझे अलग होगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कानून है। अरे आपकी मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की हर स्टेट की सरकार में अलग कानून है। एक स्टेट में कानून है गुजरात के अंदर जमीन में जो है उसको टारगेट नहीं कर सकता। ये आपकी वहीं आप दूसरी तरफ गुजरात में कहते हैं शराब पीना अलाउड नहीं है। गजब बात है, कॉमन सिविल कोड ला ही नहीं पाएंगे आप। मुसलमानों को टारगेट करता है। आप कॉमन सिविल कोड की लाने के एक नजर को पेश करिए, कॉमन सिविल कोड कैसे आएगा? आपको लगता है कि आपको आप राष्ट्रीय लेवल पे लेकर के आएंगे या स्टेट लेवल पे लेकर के आएंगे? हिंदुस्तान में घुमाएंगे, गोल 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 जलेबी बनाई, घुमाई, बातों को निकल गए। आप सीरिया में बोल के दिखाइए, आप बगदाद में बोल के दिखाइए, आप यमन में बोल के दिखाइए। अरे यमन के नहीं, कॉमन सिविल कोड की बात करिए। कॉमन सिविल कोड किस तरीके से लेकर के कॉमन सिविल कोड मुल्क है। अंबर जैदी जी आपके पास आ रहा हूँ, यासिर भाई एक मिनट। अंबर जैदी जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर आज का जो ऐतिहासिक फैसला है उससे रोहित भट्ट जी इत्तेफाक रखती है। वो कहती साहब हम नहीं मानते। अगर आपको समझाना हो रोहित भट्ट जी को, आ रहा हूँ रोहित भट्ट जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ अंबर जैदी जी, अगर आपको कन्विंस करना हो 5 फायदे बताने हो आज के जजमेंट के जो मुस्लिम महिलाओं के लिए तलाक या यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो फायदा क्या होगा? आ रहा हूँ यासिर भाई, आ रहा हूँ एक मिनट। अगर 5 बड़ी चीजें आपको बतानी होंगी तो वो क्या होगी? हम अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। आ रहा हूँ रोहित जी, आ रहा हूँ एक मिनट। इस्लाम की बात कर रहे हैं ये स्क्रिप्ट आपको। अंबर जैदी जी आप बोलिए एक मिनट। यासिर भाई एक मिनट, यासिर भाई आ रहा हूँ। आप लोग आपस में अगर बात करने लगे तो फिर डिबेट नहीं चल पाएगी। एक मिनट रुकिए। अंबर जैदी जी बता पाएंगी मेरी बहन, तीसरा कलमा इन्हें मालूम नहीं होगा, इस्लाम की बात कर रही है। एक मिनट यासिर भाई। अंबर जैदी आपको ही पता है जो इस्लाम को नहीं मानता। आपने क्या बोला? रोहित जी और यासिर जिलानी साहब, अगर आप लोग आपस में टिप्पणी करेंगे तो मुझे लगता है दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे। बहुत संवेदनशील इशू है, समझने वाला है। अगर बहस ऐसी होने लगे कि जब हम आपको ना सुन पाए और आप एक दूसरे को ना सुन पाए तो वो गलत होगा, मेरा मानना है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं अपनी अपनी बारी पर बोलिए। अंबर जैदी है कि इस तरह के जब इशू आते हैं तो उस पे इस तरह के लोगों को आपने जो सवाल पूछा था मुझे समझ में नहीं आया था। मैंने आपसे पूछा, आ रहा हूं यासिर भाई, आ रहा हूं एक मिनट। मैंने अंबर जैदी आपसे पूछा, रोहित भट्ट जी जस्ट आपके बगल में, यहां करोड़ों महिलाएं देश के अंदर, अगर आपको ही समझाना हो आज का जो लैंडमार्क जजमेंट है और यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी क्यों है, अगर आपको समझाना हो 5 बड़े बिंदु जो आप समझाएंगी रोहित भट्ट को। देखिए, मैं रूही भट्ट को तो नहीं, जो कि ना समझ के ना समझना चाहता हूं तो मैं उसको नहीं, लेकिन वो महिलाएं जो अपने अधिकारों को मांगने के लिए दर दर भटकती रहती हैं, मैं जिनके साथ मैं काम करती हूं, और ऐसी हजारों महिलाएं जो देश के कोनों कोनों से अपने हक की आवाज उठाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और हम उनकी मदद करते हैं। मैं उन बहनों की बात करना चाहती हूँ जो वाकई में अपने अधिकारों से वंचित है। तो मैं उनकी वो बात जो हर दिन जिस दर्द से वो गुजरती हैं वो ये है कि भारत का संविधान हर एक इंसान को समान अधिकार देता है, लेकिन दुर्भाग्य इस देश की मुस्लिम महिलाओं का यह है कि इस देश में पर्सनल लॉज का प्रावधान है, जिसकी वजह से उनको ना तो इस्लाम और जो शरीयत के अधिकार हैं, जो हकूक मिले हुए वो मिल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे सत्ताधारी हमारे इस्लामिक लीडर बैठे हुए हैं जो कि महिलाओं को एक इस्तेमाल की वस्तु समझकर उनको जब चाहे उनके बिना किसी सिक्योरिटी के निकाह में शामिल कर लीजिए, तलाक बोल लीजिए और घर से बाहर निकाल दीजिए, और उसमें सिर्फ ससुराल पक्ष मौलाना लोग
शामिल नहीं है, उनमें उनके माँ बाप भी हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ना तो उनको पूरी पढ़ाई करने देते हैं, ना उनकी जायदाद में हक देते हैं, और ना ही जैसे कि जवाब कह रहे थे कि रकम तय होती है, जो हक मेहर होता है वो जैसे कि वो कह रहे थे हैसियत के हिसाब से होता है, और ये पिता का दायित्व होता है कि उस लड़के की हैसियत के हिसाब से उन टर्म्स को पहले डिसाइड करे। जब निकाह नामा एक कॉन्ट्रैक्ट है तो टर्म्स उसके उनके पिताजी क्यों नहीं डिसाइड करते, क्यों अपनी बेटी की सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचते। तीसरी बात कि उस औरत को जिस गुजारे भत्ते की आज बात करें, आज तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला है, गुजारा भत्ता हर एक महिला को मिलेगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है। हर एक महिला को गोद लेने का अधिकार होगा, जो कि इस्लाम में गोद लेने का अधिकार नहीं है। एक मुसलमान महिला को गोद ले पाएगी, उसको तलाक लेने देने का एक यूनिलैटरल जो तलाक होता है वो तलाक देने का अधिकार होगा। अगर अपने उस शौहर से तलाक लेना चाहती है तो तलाक ले सकती है या दे। तीन चार चीजें इन्होंने बोली है, मैं चाहता हूं एक बार आपका वक्तव्य। ठीक है, अंबर जैदी फैसला है वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी वे में उसके शौहर को अप्रूव करना पड़ता है, तो कोर्ट से महिला अपने शौहर को तलाक दे पाएगी। ठीक है, ठीक है। रोही भट्ट जी, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आगे बोल सकती हूँ। रोही भट्ट जी, क्या आप संतुष्ट हैं जो लॉजिक दिया है अंबर जैदी ने? जैसे उन्होंने पहले बोला है कि पहले बात से मैं सहमत हूं कि उन्होंने बोला है कि कुछ महिलाओं के साथ गलत होता है तो उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल मैं इस बात पे इसके साथ हूं कि बहुत महिलाओं के साथ गलत होता है, तो उस बात के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूं और मैं खुद उस बात के लिए आवाज उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं महिलाओं के खिलाफ हूं। तो रही बात दूसरी कि उन्होंने बोला है कि इनको जायदाद में हक नहीं मिलता है। आप मुझे बता दीजिए कि कहां पे लिखा है कि जायदाद में हक नहीं मिलता है। एक मुस्लिम महिला को जायदाद में बिल्कुल हक है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि पढ़ने का उनको अच्छे से पढ़ाई नहीं देती है। हक है, मिलता नहीं है। मैंने ये कहा हक है, मिलता नहीं है। मेरी बात एक बार अंबर जैदी इनको कंप्लीट करने दीजिए। जब आप बोल रही थी तो वो भी नहीं बोल रही थी, एक बार कंप्लीट करने दीजिए तब बोलिएगा। नहीं तो मिसकोट ना करें, मिसकोट ना करें, मिसकोट ना करें मुझे। सबको यहाँ पे रोही भट्ट, सबको यहाँ पे एक बात कंफर्म करूं कि जैसे उन्होंने पढ़ाई की बात की है, जो दुनिया में सबसे पहली यूनिवर्सिटी है ना वो एक मुस्लिम महिला ने बनाई है कि जो एक बुरके में रहती थी। पढ़ने और लिखने के लिए के कोई भी किसी भी भारत में की तरफ से ऐसा नहीं होता कि बेटी को नहीं पढ़ाएंगे। भारत में दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी भारत में पहले गूगल पे दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जो है ना वो एक मुस्लिम महिला ने बनाई है, जो गूगल क्या में लेके आए हो यहाँ पे? ठीक है, इसके लिए आपको बात करनी है, आप मेरे साथ संपर्क कर लीजिए। अगर इसको लेके आपको मेरे साथ बात करनी है, इसके लिए आप मेरे साथ संपर्क कर लीजिए, मैं आपको पूरी दलील बताऊंगी। यहाँ पे अभी 2012 में जो बात चल रही है मैं उस पे रहूंगी। अच्छा, देखो इनको सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो ये क्यों फजूल की पता नहीं कहाँ की लॉजिक लाते हैं। इनको बोला बीजेपी आपको अच्छे खासे पैसे देंगे, आप ज्यादा ठा ये नकली स्माइल भाई मैं अपने देश की बात करती हूँ। आप बोलती है कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी मुसलमान महिला ने बनाई, जबकि सच्चाई ये है कि दुनिया की यूनिवर्सिटी सबसे पहली सबसे पुरानी भारत में भी। आपको देश के बारे में नहीं पता, आप इतने तो पढ़े लिखे हो और यहाँ पे बैठ के आप ज्ञान की बात करते हो। आपके ज्ञान का स्तर क्या है पता चल गया। और आप जैसे लोग मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात करेंगे, पहले जाके नर्सरी की पाठशाला में जाके ज्ञान हासिल करो कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी क्या है। गूगल कर लो ना, पता चल जाएगा जहाँ से ज्ञान हासिल करके आप यहाँ पे बैठे हो। एक मिनट मैं बताऊँ, एक मिनट। अरे भाई आप मेरे देश के बारे में गलत बोलेंगे, मुझे अपने देश के इतिहास पर गुमान है, मान है मुझे। और अगर आप उसको मिटाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ये भारत में दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी दुनिया को दी है, तो ये भारत का गौरवशाली इतिहास है। आप भारत के गौरवशाली इतिहास में धूल लगाने की कोशिश करेगी तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस देश के राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर आप अगर उसको मिटाने की कोशिश करेगी तो बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। आप ये देश विरोधी मानसिकता को ना थोड़ा ठंडा कीजिए, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए। रजत भाई जो भारत विरोधी, अरे 2 मिनट के लिए बात, अरे सुन लीजिए बोल दीजिए। अरे 2 मिनट के लिए सुन लीजिए, शांत हो जाइए। देखिए अभी बात हो रही थी कॉमन सिविल कोड की। चुप रहने की जरूरत है यासिर भाई हमारे यहाँ पे बड़े भाई हैं,
और बड़े अदब एहतराम के साथ मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए, आप कॉमन सिविल कोड की जो बात हो रही है, ये हर स्टेट में आप अलग लेकर के आएंगे या फिर आप पूरा एक सेंट्रलाइज जो है कानून लेकर के आएंगे? अगर आप स्टेट के अंदर लेकर आते हैं, आप ही की सरकार, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यासिर भाई, एक प्रदेश में एक अलग कानून है और दूसरे प्रदेश में एक अलग कानून है। आपके अंदर ही इतना विरोधाभास है। ठीक है कि आप जो है जवाब में इस सवाल थोड़ा संक्षेप में, थोड़ा जिलानी साहब आंसर, देश में एक कानून या स्टेट बाय स्टेट? सैयद जवाद ने वकालत की पढ़ाई करी है, मैं जानता हूँ। एक बात बताइए कि जो कानून पार्लियामेंट से पारित होता है तो वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है, तो आपको मालूम है और आपको ये पता है कि जब कानून बनता है कोई, उसका इम्प्लीमेंटेशन जब होता है तो वो तमाम जो भारत के राज्य हैं उनके पास जाता है, उनके अकॉर्डिंग तय किया जाता है। यासिर भाई, और वो हर स्टेट को ये पावर है कि वो अपने स्टेट के अंदर कानून बना सकता है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आप पढ़िए जाकर के, हर स्टेट के पास अपनी ताकत, हर एक चीफ मिनिस्टर के पास अपनी ताकत होती है कि हर वो प्रदेश के अंदर अपना कानून बना सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, गुजरात और बिहार के अंदर शराबबंदी के ऊपर जो है पाबंदी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौर में जब नीतीश कुमार साहब का कोalition था और खास तौर से हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त कानून लेकर के आते हैं कि गुजरात के अंदर शराब नहीं बेची जाएगी, लेकिन हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर कानूनी तौर पर शराब आप बेच सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आप शराब बेच सकते हैं, आप जो है मध्य प्रदेश में शराब बेच सकते हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो फिर ये एक देश एक विधान और एक संविधान की बात कहां से लागू होगी? यही तो सवाल हम आपसे कर रहे हैं। हर प्रदेश के अंदर नॉर्थ ईस्ट का कल्चर जो है वो अलग है, पॉलीगेमी है। आप गोवा के अंदर बात करते हैं, वहां पर हिंदू लोगों को राइट है कि वो 2 शादियां कर सकते हैं। ये आपको पता है? तैयार नहीं है आप, क्योंकि आप अपनी जनता को मैसेज पहुंचना नहीं देना चाहते हैं। आपने अब तक उन लोगों को गुमराह करके रखा। ब्लूप्रिंट कहां है? उस गुमराही की वजह है कि वो लोग सवाल करते हैं और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने वाली जनता को आप टारगेट करते हैं। आप आपकी ऐसी सरकारें हैं जहां पर 27 साल से आप मौजूद हैं, वहां पर आप कॉमन सिविल कोड ला नहीं पाए और यहाँ पर आकर के जनता को गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं। मुसलमानों को सताया। अरे आप लोगों के हक और हकूक की बात करते हैं, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं दे पाते। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के बाद हुआ था, फिर कहते बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार कौन सी सरकार? अरे बात करिए ना बातों की। आपकी बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार। अब की बार कौन सी सरकार? बात करिए ना उसके ऊपर। भाजपा की सरकार बनेगी। अरे स्लोगन से और मार्केटिंग से सरकार नहीं चलती। जमीनी हकीकत को और सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा यासिर भाई। अगर आप जमीनी हकीकत और सच्चाई से दूर रहेंगे तो 2024 में आपको जनता जो है सबक सिखा देगी, जैसे आपको जो है आपको हिमाचल के अंदर सिखाया है, आपको बिहार के अंदर सबक सिखाया है, आपको जो है रोहित भट्ट और अंबर जैदी के पास चलेंगे। और जवाब एक कर रहे हैं ना, इससे आपका कोई फायदा नहीं रोहित भट्ट, क्या आपको ये लगता है, क्योंकि बीजेपी सरकार बार बार ये बात कहती है सबका साथ सबका विकास, जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, एक बड़ा वर्ग महिलाओं का भी है, मुस्लिम महिलाओं का, जो आगे आकर कहती है कि सरकार ने ये फैसले हमारे हक में लिए और लॉन्ग टर्म सोच वाले फैसले। तो क्या आपको लगता नहीं कि ये सब जो फैसले हो रहे हैं और जो कोर्ट के आदेश आ रहे हैं वो आने वाले समय में एक रेवोल्यूशन की तरह होंगे मुस्लिम महिलाओं के लिए? नहीं, रेवोल्यूशन दिख रहा है। आप यकीन माने। ठीक है, आ रहा हूं, एक बार आ रहा हूं जिलाई साहब, एक मिनट में रोहित भट्ट। छोटे छोटे राज्यों में जाएं, जी आवाज नहीं आ रही है। एक्चुअली अजान हो रही है तो आवाज नहीं आ रही है। अब आपको आवाज मिल रही है मेरी मैम? यहाँ पे अजान हो रही है इसलिए आवाज नहीं आ रही है। मैं जवाब दूं आपके सवाल का? आप जवाब दे दीजिए। देखिए, ये रेगुलेशन आप तमाम राज्यों में जाएं, इस वक्त आप तो बहुत तार्किक बहस करते हैं रोहित भाई। आप यकीन करें, आप अपने रिपोर्टर को भेजिए, जो मुसलमानों के अंदर इस वक्त अवेयरनेस आई है, वो इस सरकार ने जो सबका साथ, विकास, विश्वास और लाल किले की प्राचीर पे
जब वजीर आजम प्रयास की बात करते हैं तो 136-37 करोड़ हिंदुस्तानियों को जोड़ देते हैं और एक तरह की सोचते हैं। आज आप जब नौजवान मुसलमानों के बीच में जाएंगे तो वो अपने हक की बात ताकत के साथ अपने लोगों के बीच में, जो कौम के ठेकेदार सो कॉल्ड, मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो ठेकेदार बने हुए थे आज उनकी कोई नहीं सुनता। ठीक है, सही जवाब, एक छोटा सा रिप्लाई। बार बार ये भाजपा को टारगेट कर रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं आज भाई हक और हकूक के लिए तो बहुत से नौजवान भी अपनी जो है रोजी रोटी की बात कर रहे हैं, वो भी नौकरियों की बात कर रहे हैं, वो भी रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जुमले में मिलता है पकोड़ा रोजगार, लोगों को मिलता है चाय बनाने का रोजगार। तो आप अगर थोड़ी चाय पकोड़ा को सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया देश का सवाल में आने के लिए। कोशिश यही थी कि समझे कि आखिर जो हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज फैसला आया है वो मुस्लिम महिलाओं के कितने हक में है। पैनल हमारे साथ था, हमने जानने की कोशिश करी कि हाँ क्या है। एक पक्ष ये कह रहा है कि साहब ये शरीयत का उल्लंघन है, इस्लामिक लॉ को बुलडोज किया जा रहा है। दूसरी तरफ कई मुस्लिम महिलाएं भी कह रही हैं कि ये बिल्कुल हक की बात थी और जायज बात थी। ये फैसला आगे सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, बहस फिलहाल जारी रहेगी। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आगे देखिए हमारी खास पेशकश तीखी मिर्ची।